नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा रेजोनेंस ट्यूब। तो आइए इस रेजोनेंस ट्यूब को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं कि जो ऑर्गन पाइप होती है ना, उस ऑर्गन पाइप में रेजोनेंस किस प्रकार होता है साउंड का। तो आपको ये तो पता ही होगा, जब हमारे पास एक स्पीकर होता है, ठीक है, हमारे पास जो स्पीकर होता है उसको हम किसी इन्वायरमेंट में रखते हैं, तब क्या होता है, जब किसी इन्वायरमेंट में रखते हैं और रखने के बाद इसको ऑन करते हैं स्पीकर का। जब स्पीकर को ऑन करते हैं तब यहाँ से वॉइस निकलना स्टार्ट होती है और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल यहाँ पर हर जगह पर हैं, तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस तरफ इन पर फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी कि ये वाले मॉलिक्यूल्स अपने बाजू वाले मॉलिक्यूल्स का के करीब हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट होकर के, ऐसे कुछ, है ना। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जरूरी थोड़ी है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में आए हैं एक दूसरे के करीब, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्जन भी तो होगा। रिपल्जन कहने का मतलब है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं एनवायरमेंट में, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे हम, गैस, ठीक, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जब वो रिपेल करते हैं, ठीक है, जो पास पास आए हैं मॉलिक्यूल्स, अब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो भैया अब दूर जाने का मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल्स फिर इस तरफ भागेंगे, इस तरफ भागेंगे, इस तरफ भागेंगे, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आए, ये एक दूसरे के पास आए तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर जाएंगे, यानी कि पहले की तरह पोजीशन लगभग वो फिर बना देंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रेयरफैक्शन, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन और रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन मतलब ये दूर हो गए पार्टिकल, पहले पास आए उसके बाद दूर हो गए। तो जो इन्वायरमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स यदि मूव करता है, उस मॉलिक्यूल्स में कोई वेव का मूवमेंट होता है, तो वेव का मूवमेंट इसी प्रकार से होता है, कॉन्ट्रैक्शन रेयरफैक्शन, ठीक। ये जैसे कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये जरूरी नहीं है कि इसी साइड जाएँ, ये वाले इस साइड जाएँगे, फिर यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आगे साइड जाएँगे, तो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेंगे, तो आगे वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक। फिर ये वाले मॉलिक्यूल्स फिर आगे वाले मॉलिक्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, फिर इनका रिएक्शन में आगे वाले मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर इसके आगे वाले। तो ऐसे क्या होता है, वेव का प्रोपगेशन होता है, ठीक। और ये वेव जो प्रोपगेट कर रही है, ये किस प्रकार प्रोपगेट कर रही है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की तरह, लॉन्गी लॉन्गिट्यूडिनल वेव की तरह, यानी कि हम ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही है। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन करता है, यानी कि साउंड वेव इसी प्रकार से मोशन करता है। अब इसको हम पाइप के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखने वाले, या फिर आप यहीं पर समझिए, हम थोड़ा सा पैटर्न बना करके आपको दिखाते हैं, या फिर चलो इसे पाइप जो हमने ऑर्गन पाइप देखा था, उन दोनों ऑर्गन पाइप के अंदर हम इसको करके देखते हैं। तो पहला हम ऑर्गन पाइप ले लेते हैं, कौन सा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। पहले हम कौन सा लेते हैं, क्लोज्ड पाइप। कैसे होगा, कुछ इस प्रकार होगा पाइप हमारा क्लोज्ड, इस तरफ क्लोज है, इस तरफ ओपन, एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन तो क्लोज होगा, दोनों तरफ ओपन तो उसे ओपन पाइप कहेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप कहेंगे। अब यहाँ पर हमने एक रखा पीकर, ठीक। पीकर को जैसे ही इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे इनिशियल फेज में, पर्याप्त मात्रा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही स्पीकर को हम क्या करेंगे, ऑन, स्पीकर को ऑन करने के बाद क्या होगा, ये है स्पीकर, इसको किया ऑन, ठीक। यहाँ पर है हमारा पाइप, ठीक है। अब इसको हम ऑन किया, तब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके क्या हुआ, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। कंप्रेशन मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, रेयरफैक्शन का मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, फिर कंप्रेशन, मॉलिक्यूल्स पास पास हो गए, रेयरफैक्शन का मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, फिर कंप्रेशन मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास हो गए, रेयरफैक्शन का मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं।
ठीक है। तो कंप्रेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कंप्रेशन, ठीक। यहाँ पर क्या दिखा आपको, रेयर फ्रैक्शन, ठीक, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। अब समझिएगा यहाँ पर क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन हुआ तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आए। जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर क्या मिलेगा, ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक। जहाँ पर रेयर फ्रैक्शन है वहाँ पर प्रेशर हमें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो प्रेशर हमें कम देखने को मिलेगा, यानी कि प्रेशर कम होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक। तो हम करते क्या हैं कि यही जब हम साउंड को ट्रेवल करवाते हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के पास में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, आप यहाँ पर देखिए और समझिए कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन पर जो फोर्स लगेगा वो मॉलिक्यूल्स इस तरफ थोड़ी चले जाएंगे, मतलब दीवार से टकराएंगे मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो हिल नहीं पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे इधर के मॉलिक्यूल्स, ठीक। जब इधर के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाएंगे तब और जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ के, वो मॉलिक्यूल्स इसके पास आकर के इसके पास और आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पर हमेशा इस जो सरफेस होगा, इस सरफेस पर हमेशा आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और यही मॉलिक्यूल्स इस सरफेस से टकरा करके वापस फिर से चले जाएंगे, यानी कि कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन ये करते रहेंगे, ठीक है, समझिए बात। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमने कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन देखा, आप यहाँ पर सपोज करो कि जो मॉलिक्यूल्स इस लेयर में हैं, इस मिडिल वाले मॉलिक्यूल्स, क्या आपको लग रहा होगा कि ये जो मिडिल वाले लेयर में मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो इस लेयर पर प्रेजेंट हैं, और इन मॉलिक्यूल्स जो कि लेयर पर हैं, इन पर दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, दोनों तरफ से पार्टिकल इनके पास आएंगे, करीब आएंगे, बट ये वाला जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल मूव नहीं करेगा इस सरफेस पर, इस लेयर पर जो पार्टिकल होंगे, इसमें भी इसके मिडिल वाले लेयर पर जो पार्टिकल होंगे ये भी मूव नहीं करेगा, इसके मिडिल वाले लेयर पर पार्टिकल होंगे ये भी मूव नहीं करेगा, और यहाँ पर जो इस सरफेस, ये जो सरफेस है, ठीक, इस सरफेस के सबसे करीब वाले पार्टिकल होंगे, यानी कि सब इस सरफेस के फर्स्ट लेयर पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स भी मूव नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इस तरफ क्या है, इस तरफ दीवार है, ठीक है, और इसमें मिडिल वाले पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मूव नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। मूव ना कर पाने का मतलब क्या है कि इस लेयर वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, ठीक है। इसके बाद वाले हल्के से मूव करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें जो है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, थोड़ा और दूर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट और देखने को मिलेगा, और दूर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट और देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के पार्टिकल सब यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि हम जो प्रेशर ज़्यादा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन या फिर कंप्रेशन, ठीक, कंप्रेशन वाले लेयर से जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही पार्टिकल का मूवमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, यानी कि, ठीक है। और एक बात और समझिए कि यहाँ के जो पार्टिकल होंगे ना, यहाँ से टकरा करके वापस फिर से आएंगे, क्योंकि आवाज़ जो होती है हम यहाँ पे स्पीकर बजाते हैं तो आवाज़ लोड करके बाहर फिर से तो आती है ना, जब आवाज़ लोड करके फिर से बाहर आती है, यानी कि यहाँ से फिर यहाँ से टकराएंगे तो ये एक, यानी कि हमारे मॉलिक्यूल्स, ये फिर आवाज़ इस सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद ये फिर रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद फिर मॉलिक्यूल्स इधर इस आवाज़ की एनर्जी को मूव करेंगे लेफ्ट साइड, ठीक, जिस वजह से आवाज़ फिर से बाहर की ओर, इस पाइप के बाहर की ओर आएगी, मतलब आवाज़ अंदर इधर जा रही है, बाहर की ओर फिर आ रहा है, ठीक। और ये जो बाहर की ओर आएगा वह एक सेम पैटर्न में आएगा, यानी कि कंप्रेशन रिफ्लेक्शन जैसे यहाँ पर बन रहा था, वो जो वापस लौट करके हमारा, वापस जब वह लौट करके हमारी आवाज़ आएगी तो वह एक पैटर्न के साथ फिर से लौट करके आएगी, यानी कि आप सीधी सी बात ये समझो कि हमारे पास है पाइप, इस पाइप में कहीं पर कंप्रेशन है जब हम वॉइस को यूज़ कर रहे हैं, ऐसे, ठीक, और कहीं पर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जहाँ पर कंप्रेशन है, जहाँ पर क्या है, कंप्रेशन है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर ज़्यादा, तब इसमें इसको हम डिनोट करने के लिए इस प्रकार की कुछ वेव बनाते हैं, ठीक, इस प्रकार की। प्रेशर ज़्यादा कहाँ है, या फिर यहीं पर आप समझ लीजिए, प्रेशर ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसको ऐसे वेव बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे कि यहाँ पर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, जब प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर हम कर्व को ज़्यादा बनाएंगे, और यहाँ पर प्रेशर कम है, यानी कि रेयर फ्रैक्शन है तो प्रेशर कम होगा, फिर यहाँ पर
प्रेशर ज़्यादा, फिर यहाँ पर प्रेशर कम। 1 सेकंड, थोड़ा सा बैक आ जाओ। ऐसे होगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, ठीक, ऐसे, ऐसे कुछ, ठीक है। ये कौन सी वेव होगी? ट्रांसवर्स वेव, ठीक। ये जो ट्रांसवर्स वेव है, क्या ये एक्चुअल में होती है? एक्चुअल में पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं? हम कहेंगे नहीं। ये ट्रांसवर्स वेव क्या एक्चुअल वेव है? नहीं। लिखेंगे नॉट एक्चुअल वेव। ये एक्चुअल वेव नहीं है। इसको हम किस लिए डिनोट करते हैं? ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ इसकी मीनिंग को, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि इस वेव को हमने इधर से ड्रॉ किया, कि ये वेव यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और इस सरफेस पर पड़ा। सरफेस पर पड़ने के बाद इससे रिफ्लेक्ट होकर के ये फिर निकला इधर, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक, ध्यान रहे, ऐसे कुछ होगा, ठीक। ये जो हमने वेव आपको दिखाया है, ये आपको स्टैंडिंग वेव की तरह नहीं दिख रही जो पहले मैंने आपको बताया था? यस, ये अभी पहले ट्रांसवर्स वेव थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हुई? वेव वापस लौटी। तो वापस लौटी तो फिर क्या हुआ? जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, वहीं पर इसको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। जहाँ पर रेयरफेक्शन था, उसी जगह पर हमें रेयरफेक्शन भी देखने को मिला, ठीक। जिस वजह से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया और ये हमें स्टैंडिंग वेव दिखाई दी। सॉरी, स्टैंडिंग वेव दिखाई नहीं दी। हमने क्या किया कि समझने के लिए इसको इससे डिनोट किया, ठीक। ये भी कोई एक्चुअल वेव नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है, हम डिनोट करते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। एक्चुअल में तो ये जो हमने बताया था पार्टिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रेयरफेक्शन होता ऐसे ऐसे ही है। इसको हम समझने के लिए इसको स्टैंडिंग वेव की तरह हम डिनोट करते हैं, ठीक। ये जो हमने आपको कर्व बताया है, ये जो हमने कर्व बताया है, ये होगा प्रेशर स्टैंडिंग वेव का। प्रेशर स्टैंडिंग वेव कौन सा? प्रेशर स्टैंडिंग वेव, ठीक। इसी प्रकार ये फिर कह सकते हैं इसके जस्ट अपोजिट एक होता है डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव। जैसे कि समझिए, ये हमारे पास क्या है? पाइप है। पाइप में एयर कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन, आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर ओपन एंड होता है ना, वहाँ पर एयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। जहाँ पर ओपन एंड होता है, ओपन एंड पर एयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स ओपन एंड पर मूव कर सकते हैं, इनका मूवमेंट मैक्सिमम होता है क्योंकि ये ओपन होते हैं और इन पर तनिक भी यदि कॉन्ट्रैक्शन का तनिक भी फोर्स लगा दूसरे पार्टिकल के द्वारा तो ये बाहर चले जाते हैं, ठीक। तो इस जगह पर आपको कॉन्ट्रैक्शन, इस पाइप के ओपन एंड पर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ओपन एंड पर आपको इसका कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मॉलिक्यूल्स को पास पास नहीं करना है, ठीक है। अब अब ओपन एंड पर हमें कॉन्ट्रैक्शन करना नहीं, तो कॉन्ट्रैक्शन हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर कर देते हैं, मान लेते हैं, और फिर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड है तो पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे यानी कि पास पास हो जाएंगे, ठीक। अब यदि हम यहाँ पर क्या है, इन जगह पर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि नेट एक्जैक्टली हम इस लेयर की बात करें, ये मिडिल वाला इसका जो लेयर है, इसका जो मिडिल वाला लेयर है, इसका जो मिडिल वाला लेयर है जिस पर पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0 होगा, ठीक। और इसको हम कहते हैं नोड। किसका नोड? डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव का, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव का नोड पॉइंट हुआ है। नोड पॉइंट पर क्या होगा? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और एक टर्म आता है एंटी नोड, ठीक। एंटी नोड में क्या होगा? एंटी नोड में नेट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ के पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, यहाँ के पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, और एकदम जो मिडिल वाला पार्टिकल होगा, यानी कि आप समझो कि ये हमारे पास एक लेयर है पार्टिकल की, ठीक, ये क्या है, पार्टिकल की एक लेयर है, बता रहे हैं आपको मिडिल वाला पार्टिकल कौन सा है। हाँ, ये लेयर हुआ पार्टिकल का, यहाँ पर कुछ कण हैं, ठीक है। जब यहाँ पर कुछ कण हैं और हमने यहाँ पर से पीकर को किया ऑन, जब पीकर को ऑन किया तब ये मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट करने लगेंगे, इसके पास जाने लगेंगे, ठीक। और इधर हमने इस पाइप को कर रखा है क्लोज, ठीक है। जब इस पाइप को हमने कर रखा है क्लोज, तो इस क्लोज पाइप से भी एक वॉइस वापस आएगी, ठीक। तो जो वॉइस वापस आती है वह इन पार्टिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तब यहाँ के पार्टिकल के बारे में सोचिए, अब यहाँ सॉरी आप यहाँ के पार्टिकल के बारे में सोचिए, क्या ये पार्टिकल मूव करेंगे? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ के पार्टिकल इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ के पार्टिकल्स इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इस पर नेट फोर्स 0। यानी कि जिस प्रकार यहाँ के इस लेयर के जस्ट करीब वाले पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे, इसी प्रकार यहाँ के भी पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ मिडिल वाले पार्टिकल्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जैसे यहाँ वाले पार्टिकल हैं, यहाँ वाले पार्टिकल सारे कहाँ जाएंगे, सब इसके पास जाएंगे, करीब जाएंगे, तो यहाँ पर मूवमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ वाले पार्टिकल्स होंगे 1 2, ठीक है, इनका मूवमेंट क्या देखने को मिलेगा हमें, मैक्सिमम। तब इसका भी हम कर्व बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, जैसे कि हमारा वेव यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओपन पर मैक्सिमम होगा, ये वेव चला, ठीक है। फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट डाउन हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट डाउन हुआ, मतलब कम हुआ, 0 हुआ एकदम कह सकते हैं, ठीक। फिर यही वेव क्या हुई, रिफ्लेक्ट होकर के आई, ठीक। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0, और फिर आगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर 0, यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक। यहाँ वाले जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट 0। इसको शो करने के लिए एक्चुअल में ऐसा कोई वेव बनता नहीं है, इसको हम बनाते हैं किसके लिए, ताकि हमें ईजिली हम चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएँ, ठीक। ये जो आपको स्टैंडिंग वेव दिख रही है वो एक्चुअल में नहीं होती, ठीक। इसको हम बनाते हैं समझने के लिए, ठीक, ताकि हम समझ पाएँ। जैसे कि अब अगर आपको मैं बताऊँ कि यहाँ जो ओपन है, यहाँ पर लूप मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक। और यहाँ पर लूप का एम्पलीट्यूड 0 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड 0 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेट 0 है। जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब कि प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन करने के लिए जो कर्व बनाते हैं, वह कर्व हम डिस्प्लेसमेंट वेव का ही बनाते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव का ही बनाते हैं। एक्चुअल में स्टैंडिंग वेव है नहीं, बट हम डिनोट करने के लिए या फिर अपने ईजी कैलकुलेशन के लिए स्टैंडिंग वेव बनाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रेशर स्टैंडिंग वेव और डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव समझ आया। अगर मैं दोनों वेव को एक साथ ड्रॉ करूँ, दोनों वेव को एक साथ ड्रॉ करें, यहाँ पर मान लेते हैं पार्टिकल पास पास है, यहाँ पर कंप्रेशन है, यहाँ पर कंप्रेशन है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेशन सब ठीक है, कंप्रेशन मतलब प्रेशर ज़्यादा, ठीक। अब हम जो हमारा वाइट वाला कलर होगा, इससे हम बनाएंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर मैक्सिमम, फिर यहाँ पर 0 और इधर मैक्सिमम, ठीक। इधर भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर शुरुआत में 0, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर 0 और यहाँ पर मैक्सिमम। ये जो कर्व है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव का। और यदि हम बनाएं प्रेशर स्टैंडिंग वेव का, तो यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम है, इसको हम बना देते हैं येलो से। प्रेशर यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर प्रेशर मिनिमम है, यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर मिनिमम है, यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम है, और ओपन एंड पर प्रेशर मिनिमम है, ठीक है। फिर प्रेशर यहाँ पर मैक्सिमम शुरुआत में, इधर मिनिमम प्रेशर हुआ ओपन, क्योंकि यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन है। फिर यहाँ पर प्रेशर मिनिमम, यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम, यहाँ पर प्रेशर मिनिमम ओपन एंड पर, ठीक। तो जो आपको ये वाली वेव दिख रही है पिंक सॉरी येलो कलर की, ये कौन सा वेव है, ये है प्रेशर स्टैंडिंग
वेव की, प्रेशर स्टैंडिंग वेव, इसका ये कर्व है। अब जनरली हम बनाते कौन सा वेव है? प्रेशर स्टैंडिंग वेव हम कैलकुलेशन के लिए नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इसमें समझने में थोड़ा सा अटपटा होता है। हम दोनों बना सकते हैं, दोनों से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया है, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव बनाएंगे, ठीक है। आइए इसी चीज़ को हम आपको थोड़ा सा सिमुलेशन से दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर आप समझिए, हम आपको ये रन करके दिखा दें, ठीक। हमारे पास ऑर्गन पाइप है। ये कौन सा ऑर्गन पाइप है? ये हमारे पास ऑर्गन पाइप वो है जिसमें एक एंड क्लोज है। कौन सा क्लोज है? ये वाला जो एंड है, ये क्या है? क्लोज। जब ये वाला क्लोज एंड है, तब इस पर क्या होना चाहिए? पार्टिकल्स एकदम करीब करीब हो जाने चाहिए। देखो हम रन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दे पा रहे हैं कि जो एकदम करीब वाले पार्टिकल हैं, ऐसे पार्टिकल जो एकदम, ये जो हमारा पाइप का एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट के जो करीब वाले पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है? तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक। अब यहाँ वाले पार्टिकल को देखिए आप, यहाँ वाले पार्टिकल्स, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। और यहाँ के पार्टिकल्स को देखिए, यहाँ के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राइट। डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं। अब आप समझिए कि ये जो आपको कर्व बनता हुआ दिख रहा है, जैसे कि ये, 1 सेकेंड, ये, तो आपको कर्व दिखाई दिया। ये कर्व कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव का कर्व है या फिर प्रेशर स्टैंडिंग वेव का कर्व है? कैसे पता लगाओगे आप? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका, इस वेव का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि इसको हम कहेंगे इंसिडेंट ट्रांसवर्स वेव, ठीक। और ये है रिफ्लेक्टेड ट्रांसवर्स वेव, ठीक। एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड मतलब ये वापस आने वाली ट्रांसवर्स वेव है, इंसिडेंट मतलब जाने वाली ट्रांसवर्स वेव है। ये ट्रांसवर्स वेव जा रही है, ये ट्रांसवर्स वेव टकरा करके इस सरफेस पर टकरा करके ये वेव वापस आ रही है, ठीक। एक्चुअल में कोई ऐसा वेव एग्जिस्ट करता है? हम कहेंगे नहीं। इसको किस लिए बनाते हैं? ताकि हम कैलकुलेशन कर पाएँ, ठीक। एक्चुअल में तो पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं हमारे एयर के, जो कि आपको इसके बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप समझिए कि एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है यानी कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिख देते हैं, एक्स मैक्सिमम है, ठीक। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मैक्सिमम होगा, ठीक है। बट यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर नोड आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं नोड पर, है ना। डिस्प्लेसमेंट 0 यानी कि इस जो वेव है हमारे पास, स्टैंडिंग वेव है, इस स्टैंडिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड 0 है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है यानी कि पार्टिकल, मैक्सिमम पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, ठीक। तो ये जो आपको कर्व दिखाई दिया, राइट, ये जो आपको कर्व दिखाई दिया, यह कर्व कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव का कर्व है, ठीक है, ठीक। प्रेशर स्टैंडिंग वेव का कर्व बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम, यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम और यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम, इन जगहों पर इनके प्रेशर मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो प्रेशर का हमें हालांकि कर्व बनाना ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं, प्रेशर का कर्व बनाना हो तो आप इस प्रकार बनाएंगे, राइट। ऐसे कुछ आपका कर्व प्रेशर का बनेगा। हालांकि आप फोकस करिए डिस्प्लेसमेंट वेव पर सिर्फ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव पर, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव पर क्या होगा? तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, अब आप समझिए थोड़ा सा, ये वाले आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये वाले, ठीक, ये वाले, इनको क्या कहते हैं? नोड, ठीक है। किसका नोड है? ये डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव का, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव का। अब वेव हम कौन सा कंसीडर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव को ही, ठीक। तो ये वाले जो पोजीशन है जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देखने को मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पर क्या होगा? एंटी नोड, यहाँ पर क्या होगा? एंटी नोड। ये कौन सा?
ये कौन से पॉइंट हुए नोड, ये कौन से पॉइंट हुए एंटी नोड। नोड पर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, एंटी नोड पर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, पार्टिकल्स जो होंगे वो मैक्सिमम डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, समझ आइए आपको बात। ठीक, तो एक वेव जा रही है ट्रांसवर्स, एक वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है। ठीक, ऐसे कुछ मूवमेंट करता है। ठीक है ना। अब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पार्टिकल्स रैंडमली ही दिख रहे होंगे, है ना। जब पार्टिकल्स रैंडम ही दिखते हैं तो यहाँ पर कर्व हमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम देखने को नहीं मिलेगा। अब आप सपोज करो कि हमारे पास 2 पाइप दे रखी हैं, एक पाइप जो है वो इस तरफ एक तरफ क्लोज है और एक पाइप जो है वो दोनों तरफ ओपन। ठीक है, जो ये पाइप इस तरफ क्लोज है और इस पर हमने साउंड रख करके बजाना शुरू किया। ठीक, साउंड को ऑन किया, ऑन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर पार्टिकल में वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। जब पार्टिकल में वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ तब हमें तब क्या हुआ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रेयर फ्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन मतलब पार्टिकल का मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा होगा और पार्टिकल यहाँ पर दूर दूर होंगे। पार्टिकल दूर दूर होंगे तब डिस्प्लेसमेंट का कर्व अगर मैं बनाऊँ तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाऊँ, यानी कि केवल आपको पार्टिकल, ये यहाँ के जो पार्टिकल हैं, ठीक, वो सारे के सारे पार्टिकल केवल यहीं पर जा करके रुकें, यहीं पर केवल इनका कॉन्ट्रैक्शन हो, तब कैसे कर्व देखने को मिलेगा। तब हमें कर्व, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर के यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, इस प्रकार देखने को मिलेगा। ये जो कर्व होता है इसे हम कहते हैं, ये जो हमारे पास कर्व देखने को मिलता है स्टैंडिंग वेव का, इसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, इस वाले पाइप में यहाँ पर हमने साउंड रखा और साउंड रखने के बाद इसको ऑन करा, तो ऑन करेंगे तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे और यहाँ के भी पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे अंदर की तरफ। ठीक, अब यहाँ के पार्टिकल्स कुछ तो बाहर जाएंगे मूव करते हुए और कुछ यहाँ के वापस आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल यहाँ के वापस भी आ जाते हैं। तो ये जो मिडिल वाले पार्टिकल एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मूवमेंट इनका इस जगह पर नहीं होगा। जब मूवमेंट नहीं होगा तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनाएंगे ऐसे। ठीक, यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। इसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंटी नोड कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। ये क्या होगा हमारा फर्स्ट हार्मोनिक। अब इनके लिए जो फर्स्ट हार्मोनिक है, ठीक, और ये वेव हैं, वेव हैं तो कौन से वेव हैं अपने पास, पेरियोडिक वेव हैं, यानी कि इनका कुछ ना कुछ पीरियड होगा, ये बार बार रिपीट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन, तो इनका कोई ना कोई पीरियड होगा। ठीक, तो वह पीरियड के लिए हम फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पीरियड या फिर फ्रिक्वेंसी, है ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इसके पीरियड का अपोजिट तो होता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड। ठीक, ओके, तो इनकी फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो पहला वाला हम पाइप लेते हैं, जो पहला वाला पाइप होगा हमारा, जिसे कहते हैं क्लोज्ड पाइप। ठीक, क्लोज्ड पाइप यानी कि ऐसा। ठीक, वेव कैसे देखने को मिला फर्स्ट वाला, इस प्रकार। ठीक है, अब आप समझिए कि ये जो वेव है, ये है, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार का वेव होता है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी होती है, λ/2, इसका आधा लेंथ कितना हो जाएगा, λ/4, तो ये इसका आधा ही तो हुआ इस वेव का, यानी कि पूरे लैम्डा का 1/4 पार्ट ही तो हुआ ये वाला, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा अपने पास, λ/4। ठीक है, हाँ जी, तो ये वाला लेंथ कितना आया, λ/4 आया। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी बराबर हमको क्या, सॉरी फ्रिक्वेंसी नहीं, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, साउंड की, किसकी, साउंड की वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, ये होता है साउंड की वेलोसिटी। अब क्या हम करेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो फ्रिक्वेंसी बराबर वेलोसिटी ऑफ साउंड अपान लैम्डा। ठीक, और लैम्डा क्या होगा, ये हमारे पास जो ऑर्गन पाइप होगी, इस पाइप की लेंथ तो अपने को पता ही होगा एल। ठीक, यानी कि यहाँ पर λ/4 की वैल्यू कितना आ गया, एल आ गया, तो लैम्डा बराबर 4 एल आ जाएगा, लैम्डा बराबर 4 एल आ जाएगा। तब फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, एयर की, साउंड की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो निकल करके आता है √γ r t/m, जहाँ पर गामा
ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आर है हमारा गैस कांस्टेंट, ठीक। टी है हमारा टेम्परेचर, और कैपिटल एम है हमारा मोलर मास, मोलर मास, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो हमारी वेलोसिटी होगी ये हमें पता होगी, ऑलरेडी नोन, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अपन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितना आया था प्रीवियस में 4 टाइम्स एल, यानी कि फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि 1/4 L अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एन, ठीक। ये हमने किसके लिए निकाला, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। कौन सी फ्रिक्वेंसी है ये, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, जिसे हम F1 से डिनोट कर देते हैं। अब इसमें दूसरा भी हमें, मतलब दूसरी हार्मोनिक भी हमें देखने को मिल सकता है, कैसे आइए बताते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन सा हमने लिया था, एक तरफ क्लोज वाला, ठीक है। हमारे पास ये पाइप है, यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक, वो मूव करने स्टार्ट करेंगे, लेकिन साउंड ये रिपीट होकर के ये वापस लौट करके आई, और लौट करके आने के बाद यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे इन पर भी फोर्स लगाएंगे, यानी कि बीच वाले पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। यहाँ के पार्टिकल्स लौट करके रिफ्लेक्ट होकर के आए हैं, तो इसके पास वाले पार्टिकल भी मूव नहीं करेंगे, राइट। यानी कि हम ये बनाना चाह रहे हैं कि इस बार एक हमें नोड बीच में देखने को मिले, तब क्या होगा कि यहाँ पर पार्टिकल मूव कर पाएंगे बट बीच में मूव नहीं करेंगे, और यहाँ पर पार्टिकल भी मूव नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर पार्टिकल मूव करेंगे, बीच में नहीं कर पाएंगे, और यहाँ के पार्टिकल डेफिनेटली मूव करेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ठीक। सेकंड हार्मोनिक का हम फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी अलग आएगी। ये टोटल लेंथ कितना है एल, ये वाला लेंथ कितना हुआ, ये वाला हुआ λ/2, और ये वाला कितना हुआ, क्योंकि ये हाफ हमने बनाया है, ठीक, ये हाफ ही है, आप समझिए थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा λ/4, तो लेंथ की वैल्यू कितना आ जाएगा, λ/2 प्लस के λ/4, यानी कि 3 λ/4, ये लेंथ की वैल्यू आ गई, ठीक है। फ्रिक्वेंसी निकालना हो तो वेलोसिटी बराबर फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक। तो फ्रिक्वेंसी ये क्या होगी, मान लेते हैं F2 है, इसकी फ्रिक्वेंसी अलग आएगी, F2 है, तो F2 जो फ्रिक्वेंसी होगी इसकी, वेलोसिटी वही गामा आर टी बाय एम अपन लैम्डा की वैल्यू कितना आया 4L/3, और यहाँ पर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो कितना 4L/3, यानी कि 3/4L अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। यहाँ पर हम दूसरे हार्मोनिक की भी फ्रिक्वेंसी निकाल पाएंगे। अब जो हमें रेजोनेंस ट्यूब पढ़ना है उसमें इसी प्रकार का ट्यूब होगा, वो ट्यूब एक तरफ से क्लोज होगा और एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज होगा, एक तरफ से ओपन होगा, ठीक। अब चलते हैं अपने रेजोनेंस ट्यूब को देख लेते हैं, नहीं तो इसके चक्कर में वो छूट जाएगा, ठीक। आई होप मैंने इसका फाउंडेशन क्लियर कर दिया है, आपको वो चीज़ अब समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिए और समझिए कि आप आपके पास एक ट्यूब होती है, जिस ट्यूब में हम फिल करे होते हैं वाटर, ठीक है। वाटर कुछ ऐसा कुछ लेवल तक होता है, ठीक। वाटर क्यों फिल कर देते हैं, वाटर इसलिए इसमें फिल करते हैं, इसमें भरते हैं, ताकि हम एयर के किस लिए फिल करते हैं, टू वेरी द हाइट ऑफ एयर कॉलम, ठीक। जो एयर कॉलम है हमारे पास, एयर यानी कि यहाँ जैसे हमने यहाँ से वाटर भरा तो इसके ऊपर तो हवा होगी ना, तो हवा वाली जो लेंथ होगा उस लेंथ को वेरी करने के लिए, उस लेंथ को वेरी करने के लिए हम इसमें वाटर भरते हैं। वेरी कैसे करते हैं इस लेंथ को, वेरी करने के लिए हम करते क्या हैं, हमारे पास दो माध्यम होते हैं, मतलब दो प्रकार से हम इसको वेरी कर सकते हैं। कैसे कैसे, या तो हम क्या करें कि यहाँ पर एक पाइप निकाल करके, यहाँ पर पाइप हम निकाल करके बाहर किसी जग में, जग से अटैच कर दें, और जग को हम हाइट को, यदि जग की हाइट को हम ऊपर नीचे करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर इसकी हाइट भी बदलेगी, है ना, मतलब हम अपने एडजस्ट के अकॉर्डिंग इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि इसके अंदर हम कोई रॉड डाल दें,
ठीक, रॉड डालेंगे तब भी इसकी हाइट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। रॉड हम जितना अंदर इसको डीप करते जाएंगे इसकी हाइट इतना ऊपर चलती जाएगी। ठीक, रॉड को हम जितना ऊपर निकालते जाएंगे इसकी हाइट उतना ही डाउन होता जाएगा, हमारे वाटर की हाइट। ठीक, अब सवाल ये है कि इसकी हाइट हम कम ज़्यादा क्यों, इसकी हाइट कम ज़्यादा क्यों हम कर रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि ये जो हमारे पास पाइप होती है या फिर ट्यूब होता है, ठीक, ट्यूब भी एक प्रकार से पाइप ही है, इसमें हमने वाटर को फिल करा। ठीक है, वाटर को फिल करा तो यहाँ पर एयर के हमारे पार्टिकल्स हैं। ठीक, और इस ये जो ट्यूब है इस ट्यूब के सिरे पर हम क्या करेंगे, पीकर रखेंगे या फिर ये ट्यूनिंग फॉर्क रख देते हैं, कुछ भी चीज़ रखेंगे जो इसमें फ्रिक्वेंसी क्रिएट करे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्रिएट करने के लिए इसमें वेव साउंड भेजने के लिए हम कुछ भी करें। ठीक है, तो हम इस फॉर्क को ही मान लो कि हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क होगा। ठीक, ट्यूनिंग फॉर्क को हीट करा करके हम इसके पास लाएंगे तब इसमें क्या होगा, एयर में कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। अब ये सरफेस के बारे में आप सोचिए, जो हमारे वाटर का सरफेस, ये सरफेस एक सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, जब ये सरफेस सॉलिड फॉर्म में है तो इसके पास वाले जो पार्टिकल होंगे, यहाँ के पार्टिकल, इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये वाले पार्टिकल इस वाटर के अंदर नहीं जा पाएंगे। पार्टिकल यानी कि ये जो वाटर का लेवल होगा, वाटर का लेवल एक सॉलिड वाल की तरह हम कह सकते हैं बिहेव करेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल होंगे ये पार्टिकल हमारे मूव नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो हमें कर्व दिखाई देगा डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पर नोड बनेगा। ठीक, और यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो इस जगह पर एंटी नोड बनेगा। लेकिन ये जो नोड और एंटी नोड है, ठीक, इसका डिस्टेंस तो फिक्स होगा ना कि λ/4 ही होगा डिस्टेंस इसका। ठीक, वाटर का लेवल यहाँ पर है और हम मान लेते हैं कि ये लेंथ जो है वो है, अगले पेज में चल के आपको हम बताते हैं। ये है हमारे पास पाइप। ठीक है, थोड़ा सा खूबसूरत चेहरा बना देते हैं इसका। ये है अपना पाइप। ठीक है, पाइप में हमने वाटर को फिल कर रखा है यहाँ तक। फिर उसके बाद ये हमें मान लेते हैं कि ये जो है हमें फर्स्ट हार्मोनिक हमें देखने को मिला। फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाएंगे तो यहाँ पर ओपन बनेगा, और सॉरी यहाँ पर मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ऐसे हमें देखने को मिलेगा। ठीक, और ये वाली लेंथ जो होगी वो कितना हो जाएगा, λ/4। लेकिन आप सपोज करो कि ये पानी का लेंथ कितना था, λ/4 पर। ठीक है, यही पानी का लेंथ अगर हम λ/4 से कम कर दें, सॉरी मतलब हमारे एयर कॉलम का लेंथ, इसे हम एयर कॉलम जो होगा, इस एयर कॉलम, ये एयर कॉलम है, पानी का स्तर यदि ऊपर हो तो यहाँ पर हो तब नोड तो बनेगा यहीं पर, नोड तो बनेगा यहीं पर, लेकिन एंटी नोड जा करके हमें बाहर दिखाई देगा बनता हुआ। एंटी नोड जो है हमें बाहर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो इस पॉइंट पर क्योंकि एंटी नोड बाहर बन रहा है, जब एंटी नोड बाहर बन रहा है तब हमें जो वॉइस होगी ना, क्योंकि आवाज़ इसमें गूंजती है। ठीक, आवाज़ गूंजने के बाद हमें वॉइस मैक्सिमम इसके कह सकते हैं जो ये हमारा ऑर्गन पाइप है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब के एंड पर, इस ट्यूब के सबसे पीक पर हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो आवाज़ मैक्सिमम भी नहीं होगी, वॉइस हमें मैक्सिमम नहीं सुनाई देगी। मैक्सिमम कब सुनाई देगी, जब इस वाटर के लेवल को डाउन करते हुए हम इसको λ/4 पर लाएंगे। ठीक, अब मान लेते हैं कि इसका वाटर का लेवल हमने और डाउन किया और डाउन किया और डाउन करते गए। जब इसका लेवल हम डाउन करते गए वाटर का, ठीक है, तो मान लेते हैं लेवल डाउन करके हम यहाँ तक ले आए। ठीक है, यहाँ पर तो हमेशा नोड ही बनेगा, नोड बनने के बाद ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब ये ऐसे हुआ यानी कि λ/4, क्योंकि हमने ये लेंथ λ/4 था, इसको हमने वाटर के लेवल को और नीचे ले आए। वाटर के लेवल को नीचे लाने पर अब आगे का कर्व कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारा रेयर फ्रैक्शन यानी कि पार्टिकल दूर दूर थे, और यहाँ पर था कंप्रेशन मतलब पार्टिकल एकदम पास पास थे। ठीक है, अब आगे भी कर्व बनेगा, कर्व में ठीक कर्व यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमने इसको एडजस्ट नहीं कर पाए। मान लेते हैं जो हमने एडजस्ट किया है वो ऐसे बन रहा है और ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तब भी हमें वॉइस जो होगी वो मैक्सिमम नहीं होगी। वॉइस मैक्सिमम नहीं होगी। वॉइस मैक्सिमम कब होगी, जब ये एंटी नोड मैक्सिमम कब होगी, जब ये एंटी नोड इसके पीक पर बनेगा एकदम। कैसे, कुछ इस प्रकार से, ये दूसरा बनना ही है, दूसरा हार्मोनिक हमें बनाना ही है, तो दूसरा हार्मोनिक बनाने के लिए यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर पीक बने ऐसे। ठीक है,
ऐसे हमें पीक यहाँ पर बने। पीक यहाँ पर अगर बनेगा, सबसे ऊपर बनेगा, पीक बनता हुआ दिखाई देगा, मतलब पीक पर जब एंटी नोड बनता हुआ दिखाई देगा, तब हमें वॉइस मैक्सिमम होगा। कब होगा? जब ये λ/2 डिस्टेंस हो और ये डिस्टेंस λ/4 हो। फिर अगला हम वाटर के लेवल को और नीचे लेकर जा रहे हैं। वाटर के लेवल को और नीचे लेकर के जाएंगे, तो जब तक वाटर लेवल हमारा नेक्स्ट वाले लूप तक नहीं जाएगा, तब तक हमें वॉइस मैक्सिमम सुनाई नहीं देगी। आप कहोगे कैसे? ये आप कैसे कह पा रहे हो? तो आपको आइए हम पहले एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए और ध्यान से समझिए, बट नीचे से क्लोज्ड है और यहाँ से देखिए पानी के लिए लिमिट बनाया गया है। ये क्या चीज कहलाती है? ये कहलाती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, पानी जो हम यहाँ पे भरते हैं बेटा, ये पाइप देखिए यहाँ से जाके इस पाइप में भी कनेक्टेड है, इसमें भी कनेक्टेड है, तीनों के तीनों नीचे से कनेक्टेड है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स कहता है, पास्कल्स लॉ कहता है बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग तीनों में पानी का लेवल बिल्कुल बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी बिल्कुल बराबर लेवल में है। तो आपको भले यहाँ नहीं दिख रहा बट पानी है। अब देखिए क्या है, अगर यहाँ तक पानी है तो इतने में क्या है बेटा? हवा है। जब मैं इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ ना, तो ये हवा, एयर कॉलम, ये भी वाइब्रेट कर सकता है। लेकिन अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, ये कितने का है? 288 हर्ट्ज लिखा है। अगर एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी भी 288 हर्ट्ज हुई ना बेटा, तो रेजोनेंस। यहाँ पर एयर कॉलम ये कह रहे हैं वाइब्रेट कर सकता है। एयर कॉलम वाइब्रेट करने का मतलब है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करेंगे। जैसे कि हमने कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन आपको बताया था, तो इस प्रकार से वो मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं। अब आगे समझिए। हो जाएगा, लाउड साउंड सुनाई देगी। चलो सुनते हैं क्या अभी लाउड साउंड सुनाई देगा या नहीं देगा। आइए इसको वाइब्रेट करा के देखते हैं। देखिए यहाँ से कोई भी ऐसा कोई साउंड हमें सुनाई नहीं। हाँ, जिनकी पहली बार यहाँ पर कोई साउंड सुनाई नहीं दिया है, इसका मतलब यही है कि जो एंटी नोड है ना, एंटी नोड जो है वह, जो एंटी नोड है हमारे कर्व का, हमारे वेव का, वह इसके पीक पर नहीं बन रहा। पीक पर हमें एंटी नोड नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि वह एंटी नोड नीचे बन रहा हो कहीं पर, या फिर वह एंटी नोड कहीं बाहर जा करके बन रहा हो, तब हमें वॉइस सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, वॉइस पर हमें कोई गूंज या फिर कोई इफेक्ट विशेष सुनाई नहीं दे रहा। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। कोई ऐसा साउंड हमें जो है पाइप से नहीं आ रहा है, कोई साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूंगा, इस लेंथ को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा और फिर से आपको सुनाता हूं कि क्या अब हमें कोई साउंड सुनाई देता है या नहीं देता। तो बेटा अब लेंथ ना थोड़ा सा एडजस्टेड है। अब देखो ये 288 फ्रीक्वेंसी है, आपको ना कमेंट करके बताना है कि मैंने लेंथ कितनी रखी होगी। अब देखते हैं आवाज आती है कि नहीं आती है। बड़ी आवाज एकदम है ना। चलो फिर से वाइब्रेट कराएं, देखो सुना आपने? तो आपने देखा कि इस लेंथ को इन्होंने फिक्स किया। ठीक है, और ये लेंथ कितना था? ठीक है, जो लेंथ इन्होंने फिक्स किया वो लेंथ था हमारा λ/4, पहला वाला रेजोनेंस, यानी कि पहला हमें ट्यूब में ऐसा करो बनता हुआ दिख रहा था। ठीक है, ये वाला लेंथ कितना था? λ/4। जब इसको इन्होंने सेट करा, या फिर इसके अलावा दूसरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो λ/4 ही हो सकता है इधर λ/2 एक कर्व और हमें बनता हुआ दिख रहा हो, है ना। तो λ/4 प्लस λ/2 भी हो सकता है। यदि हम पहला का बात करें कि पहला हमें हार्मोनिक, फर्स्ट जो हार्मोनिक है, वो फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब है कि यहाँ पर वाटर सरफेस होगा और यहाँ पर एंटी नोड बनेगा। हमें एक ही लूप देखने को मिलेगा, वो भी फुल लूप नहीं, है ना। फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब है कि मिनिमम क्या कंडीशन हो सकती है? मिनिमम यहाँ पर कंप्रेशन होगा और ये ओपन एंड है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, बीच में हम कंप्रेशन रिफ्लेक्शन कोई भी नहीं बनाएंगे, तो ये होगा फर्स्ट हार्मोनिक, जिसका लेंथ होगा λ/4। यदि फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहे हैं तब। ठीक, जब फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा तब हमें वॉइस, यानी कि लाउड वॉइस हमें लाउड सुनाई देगी, वो हमें गूंज सुनाई देगा। ठीक है, जबरदस्त एकदम रेजोनेंस वाली आवाज सुनाई दी। देखिए कैसे देखिए, जो पहले नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने लेंथ एडजस्ट किया, देखो ठीक है, तो इन्होंने लेंथ जो एडजस्ट किया दूसरी बार में, उसको λ/4 पर एडजस्ट किया, जिस वजह से हमें ये गूंज सुनाई दे रही है, ऐसा। ठीक, वाटर का लेयर मान लीजिए यहाँ पर है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर हमें फर्स्ट हार्मोनिक देखने को मिला। जब फर्स्ट हार्मोनिक देखने को मिला, तो ये जो भी लेंथ था, इसे L1 हम कंसीडर करते हैं। ठीक, तो ये L1 लेंथ कितना आ जाएगा? λ/4 के बराबर। ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब का हम पहले आपको बता देते हैं कि इसका यूज़ क्या करेंगे, हम क्या फाइंड आउट करेंगे इससे, पहले आप ये समझिए। ठीक है, तो इसका यूज़ हम करेंगे साउंड की वेलोसिटी को फाइंड करने में। साउंड की वेलोसिटी इस रेजोनेंस ट्यूब से निकालने वाले हैं। अब आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे और अब इसे समझिए। ठीक है, तो अब ये समझो कि हमारे सामने है ये ट्यूब, इसमें हमने भरा वाटर और यहाँ पर हमें देखने को मिला फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक, पहले हमने लेंथ को एडजस्ट किया L1 लेंथ पर ऊपर से। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक देखने को मिला, जो कि किसके बराबर होगा? λ/4 के। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? इसे V1 मान लेते हैं, पहली रीडिंग। ठीक, वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क होता है, ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक, ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखा होता है कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी पर रिंग करेगा।
ठीक है। इसका हीट करने पर मतलब हीट के कम और ज़्यादा होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हमने इस ट्यूनिंग फॉर्क को किसी मेटल से धीमे से हिट करा, तब क्या होगा, उसकी एम्पलीट्यूड कम होगा बट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी जितनी लिखी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी हर बार होगी। ठीक, तेज से हिट किया तो एम्पलीट्यूड यानी कि वॉइस आपको ज़्यादा सुनाई देगा बट फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, यानी कि उस पर नोट डाउन करे हुए होते हैं, उस पर लिखा होता है, हमको पता होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक, तो हम सेम ही ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ करने वाले हैं। ठीक, सेम ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ करके ही हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर लिखनी हो तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ किसके के बराबर होता है। ठीक, ये वेवलेंथ किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर है 4 टाइम्स L1 की। ये फर्स्ट रीडिंग आई। ठीक है, अब आते हैं सेकंड रीडिंग पर। ये है हमारे पास क्या, ट्यूब, और इस पर इस प्रकार से मान लेते हैं, हमें कर्व दिखाई दिया और यहाँ पर है वाटर का लेवल, यहाँ पर। ठीक है, ये वाली लेंथ कितना है, λ/2 है। ये वाली लेंथ λ/4 है। इस लेंथ को हमने मेजर किया दूसरी बार L2। ठीक, तो L2 बराबर कितना, λ/2 प्लस का λ/4 यानी कि 3 टाइम्स λ/4, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 4L2/3। ठीक, V2 निकालेंगे यानी कि दूसरा वेलोसिटी। इसमें हम क्या करेंगे ना, कई बार रीडिंग लेंगे। जब कई बार रीडिंग लेंगे तो हमें ये वेलोसिटी जो निकाल रहे हैं किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। लेकिन जब हमें कोई मेजर करना होता है कोई चीज़ एक्सपेरिमेंटली, तो एक बार ही मेजर करके हम नहीं करते हैं, कम से कम 2-3 रीडिंग इसके लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को हमने उतना ही रखा, इसको चेंज नहीं किया। वेवलेंथ यानी कि 4 टाइम्स L2/3। ठीक है, थर्ड हमने रीडिंग, अब हम थर्ड रीडिंग लेते हैं। थर्ड में मान लेते हैं थोड़ा सा और हम नीचे कर लेकर के गए वाटर के लेवल को। ठीक, और यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिला। ठीक, तो ये λ/2, ये वाली लेंथ भी λ/2, ये वाली लेंथ भी λ/4, और इस लेंथ को हमने ऊपर से मेजर किया तो आया हमारा L3। तो L3 की वैल्यू कितना, λ/2 λ/2 और λ/4 लैम्डा प्लस λ/4 यानी कि 5 λ/4। ये आ गया L3 की वैल्यू। तो लैम्डा बराबर 4L3/5। ठीक है, ये V3 मान लेते हैं थर्ड रीडिंग हमारी। ठीक, तो फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ यानी कि 4 टाइम्स L3/5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, निकालना है हमें वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें निकालना होगा। ये जो हम निकाला ये वेलोसिटी ऑफ साउंड ही है, लेकिन हम एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, टू इंक्रीज एक्यूरेंसी, टू इंक्रीज एक्यूरेंसी, एक्यूरेंसी इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज एक्यूरेंसी मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे तीनों का, V1 प्लस V2 प्लस V3 होल डिवाइड बाई 3। ठीक, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू भी पता है और V2 की वैल्यू भी पता है, मतलब V1 V2 V3 सारी वैल्यू आपको पता है। इन वैल्यू को पुट करो और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया। ठीक है, समझ आया कि रेजोनेंस ट्यूब का के माध्यम से, रेजोनेंस ट्यूब के द्वारा हम साउंड की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे रेजोनेंस ट्यूब से साउंड की वेलोसिटी निकाल पाते हैं। ठीक, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।